गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, ये थर्ड लेक्चर है नेचुरल नेचुरल वाइब्रेशन का। ठीक है, अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि वाइब्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं और वाइब्रेशन किस लॉ को मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे फॉलो करता है। ठीक है, अभी का आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो डिफाइन किया गया है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मस्ट बी specified to define completely the condition of the system। मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करेंगे उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल हो, जैसे ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3/2। मतलब अगर ये x किसी सिस्टम का वेरिएबल है तो मुझे पता चल गया कि ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और कैसे हुआ? तो ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं? तो यहाँ पे दो अननोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं और ये दो अननोन इंडिपेंडेंट इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। सो वी आर से कि यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। बात समझ में आ गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट स्पेसिफाई या कंप्लीटली डिफाइन द कंडीशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे यहाँ पे देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम है। यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग को जिसका स्टिफनेस k है उसको हैंग किया और इसे m kg का मास से हैंग किया और ये m को मैं x क्वांटिटी में डिफ्लेक्ट करता हूँ। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे केवल ये m क्वांटिटी जो है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब बोलोगे तो एक्चुअली होता क्या है, मतलब यहाँ m भी बोल सकते हैं और x भी बोल सकते हैं। होता क्या है, आपकी जो स्टिफनेस रहती है बॉडी की वो फिक्स रहती है। आप मास को चेंज कर सकते हो या डिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो आप जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जैसे इस स्प्रिंग की स्टडी कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग के लिए m जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हो गया। तो हम कहेंगे कि दिस इज द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही 4 बार मैकेनिज्म में अब देखिए आपका ये फिक्स है और ये फिक्स होते हैं बिल्कुल। ये मतलब एंगल्स पे टिल्ट करते हैं। तो ये टिल्टिंग एंगल की वजह से जो इसका मूवमेंट रहेगा वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में रहेगा। ठीक, यहीं पे देखिए ये आपका मतलब ये वाला पार्ट आपका फिक्स है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ही एक वेरिएबल है जो आपके पिस्टन को टू एंड फॉर मोशन में लेके जाएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल पेंडुलम जो ऊपर गया और नीचे आया तो ये भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक, और टॉर्शनल पेंडुलम मतलब मैंने हैंग किया और इसको घुमाया तो इससे जो टॉर्शन प्रोड्यूस हुआ वो भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये बात समझ में? चलो अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो अब जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वहां पे केवल सिंगल स्प्रिंग था, अब यहाँ पे डबल स्प्रिंग आ गया तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये अगर सीरीज में लगा है या ये इसके पैरेलल में लगा है तो भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे पिस्टन भी लगा हुआ है जो एक पेंडुलम को मूव कर रहा है और एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये कॉम्बिनेशन है कि यहाँ स्प्रिंग भी है पेंडुलम है, ये पेंडुलम मतलब कंबाइन मोशन होगा इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ यहाँ पे। ठीक, अब आता है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा? तो मैं एक सिस्टम लूंगा या एक मतलब एक रेक्टेंगल लिया जिसको मैंने 3D सरफेस में कन्वर्ट किया और ये 3D सरफेस को अब मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ। तो पहला डायरेक्शन क्या हुआ? मैंने x लिया, अब मैं -x ले लेता हूँ तो 2 हो गए।
मैंने y लिया तो माइनस वाई ले लेता हूँ तो 4 हो गए, मैंने z लिया तो माइनस z ले लेता हूँ तो ये हो गए 6, मतलब मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बोलोगे सर ले लेता हूँ का मतलब, तो एक्चुअली ये आपका मूवमेंट बता रहे हैं, मतलब आप इस तरफ भी घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। अब बोलोगे सर अभी भी मतलब नहीं समझ में है, तो ये मतलब को ऐसा समझो कि मान लो अगर ये बॉक्स है और इसको मैं बीच से कनेक्ट किया हूँ, तो इसको मैं क्लॉकवाइज भी घुमाऊं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाऊं, तो ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के बिहाफ में जो घूम रहा है वो मेरा हुआ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसी को अगर मैं बीच से कनेक्ट कर दूं और इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो यहाँ पे भी मेरे 2 हो गए। इसी तरीके से अगर जेड एक्सिस में मैं लेके जाऊं और वहां पे भी घुमाऊं तो वो 6 हो गए, मतलब n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मूव कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, तो इनफाइनाइट में अब मैंने एक रॉड लिया और उस रॉड को एक तरफ से फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से जब मैं उसको टिल्ट कर रहा हूँ, तो टिल्ट करने के बाद जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये n नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेट होता है। तो ये जो नंबर ऑफ एरिया से वो जो टिल्ट हो रहा है, उसकी वजह से हम इसको इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। क्लियर है? चल, अब यहाँ आपको सीखने वाली जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिगर 6.6 बी मतलब इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बोल रहा है, अ फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर बीम, इन दिस केस द बीम हैज infinite number of mass point which required infinite number of coordinate to specify the system. The system with finite number of degree of freedom is called lump parameter. ठीक है, ये आपको याद रखना है, LUMPED लम्प पैरामीटर, मतलब जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसे हम लम्प पैरामीटर बोलेंगे या डिस्क्रीट सिस्टम बोलते हैं। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करने जाते हैं तो वहाँ पे ये चीजें आपको काम में आएगी। Whereas the system with infinite number of degree of freedom is called distributed or continuous system. याद कर लीजिए, लम्प पैरामीटर जहां फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और जहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं। चलिए, अब आता है इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। क्यों हम वाइब्रेशन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ इफेक्ट होंगे और उस इफेक्ट के लिए हमें ये वाइब्रेशन करना होता है। तो वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम, अनबैलेंस्ड फोर्स इन द मशीन, एक्सटर्नल एक्साइटेशन ऑन द सिस्टम और सेल्फ एक्साइटेशन ड्यू टू डायरेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एंड विंड और अर्थ। मतलब किसी भी सिस्टम को, सिस्टम क्या होता है तो हमने याद किया होगा, पहले पढ़ा था कि विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब मान लो अगर मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन की जो इलास्टिसिटी है वो एक्चुअली इसके वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये इलास्टिक नहीं होगा तो ये क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी इसको अपन ने बेंड किया तो ये टूट जाएगा। अब बोलोगे सर समझ में नहीं है, तो इसका आंसर ये है, एक एग्जांपल लो, आपके घर में ग्लास है, आईना, अब उसको अगर आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा? बस, मतलब इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम हमें जानना है। दूसरा, अनबैलेंस फोर्स इन द मशीन। तो मैंने क्या बताया कि एक्चुअली अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है या मूव कर रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाइब्रेशन होगा और ये वाइब्रेशन का कुछ बैड इफेक्ट उस मशीन पे पड़ेगा। तो ये बैड इफेक्ट ना पड़े, मतलब जो भी अनबैलेंस फोर्सेस उस बॉडी पे लगे हैं उसे हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें पहले उस अनबैलेंस फोर्सेस को जानना है। इसलिए अब एक्सटर्नल एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन एक्चुअली होता क्या है, जब क्या बोलते हैं मशीनिंग एलिमेंट्स, अगर दो मशीनिंग एलिमेंट्स को हम रब करें एक दूसरे के साथ, तो रब करने की वजह से क्या होगा, उसकी मतलब उसके में
एक नॉइस प्रोड्यूस होगा और उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेगा। तो ये वाइब्रेशन जो है उस बॉडी को एक्चुअली आगे मतलब उसकी लाइफ को कम कर रही होती है। तो वो कम ना करे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आइदर लुब्रिकेट करना पड़ेगा, और अगर लुब्रिकेट नहीं कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या वेट लगाना पड़ेगा जिससे उनका कांटेक्ट मिनिमम हो। और जैसे मिनिमम होगा वैसे ही उसका लाइफ स्पान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाना है कि सेल्फ एक्साइटेशन से हो जाए, इसके लिए हमें करना पड़ता है। और विंड और अर्थक्वेक जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से वो वाइब्रेशन कितना है और उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा मतलब ह्यूमंस पे पड़ेगा, उसकी स्टडी के लिए हमें वाइब्रेशन पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए अब आता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस आर नॉट नेसेसरली हार्मफुल। मतलब हर वक्त वो हार्मफुल नहीं होगा, बहुत टाइम इसका एक बेनिफिट भी मिलता है। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन इन मैकेनिकल सिस्टम प्रोड्यूस साइक्लिक स्ट्रेसेस, अनवांटेड नॉइस, wear and tear of the part, per premature failure of the parts, etc. Also, it produces human discomfort in the form of physical and mental stress and strain. ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब कुछ हमने अभी पढ़ लिया है। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो वाइब्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड इन मैकेनिकल एप्लीकेशन लाइक वाइब्रेटर फीडर, conveyors, hoppers, removing sand in casing industries, stress relievers, etc. चलिए इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपने एक मशीन देखा होगा जो मैक्सिमम टाइम सीनियर सिटीजन यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके का रहता है जिसके अंदर में 2 या 3 पॉइंट्स बने होते हैं, और ये जो है वो एक डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही इस मतलब पार्ट को आप अपनी बॉडी के, जैसे मान लो पैर में पेन हो रहा है या हाथ में पेन हो रहा है या पीठ पे पेन हो रहा है, तो आप ये इसको लगा देने से क्या होता है, ये वाइब्रेट होने लग जाता है, और ये वाइब्रेशन की वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी बॉडी का पेन निकल जाता है। ठीक है। दूसरा, आपने अपने अगर घर के ऊपर में अगर आपने देखा होगा वो जो सीमेंट डालते हैं, सीमेंट ईटी गिट्टी का जो मटेरियल डालते हैं उसको हम मोटर बोलते हैं ना। तो ये जो मोटर डालते हैं तो ये मोटर के ऊपर में वाइब्रेटर्स चलाए जाते हैं। ये वाइब्रेटर्स इसलिए चलाए जाते हैं कि अंदर में अगर कोई भी होल्स रह गए हैं, मतलब मान लो अगर कोई भी एयर का होल अगर अंदर में रह गया है तो ये अपना कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेटर्स यूज करते हैं। तो ये वाइब्रेटर्स जो हैं ये एयर बबल्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये समझ में आएगा कि वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेशन जो है वो ह्यूमंस के लिए पॉजिटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। चलिए अब आता है अनडिजायरेबल वाइब्रेशन कैन बी रिड्यूस और एलिमिनेट बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे अनवांटेड वाइब्रेशंस को आप हटा सकते हैं। तो माउंट द मशीन और सिस्टम ऑन ए सुटेबल आइसोलेटर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन के ऊपर में ही अपनी मशीन लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेशन नहीं होगा। यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर और डैम्पर्स, तो आजकल क्या किए, पहले फाउंडेशन लगाते थे, अब वो क्या करते हैं तो वाइब्रेटर्स या डैम्पर्स का यूज करते हैं जिसके ऊपर में मशीन लगा देते हैं। यूजिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्बर एंड रिमूव द कॉज ऑफ वाइब्रेशन, मतलब किस रीजन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है वो सारे रीजंस को ही बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपका टॉपिक आता है टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये अब कल पढ़ेंगे, आज देखना काफी है।